उसका हौसला तोड़ने के लिए वो उसे उसके हारे हुए दोस्तों जियालॉन, सू चैनयिंग और बाकी सबको जमीन पर बेजान पड़े हुए दिखाता है, ये दिखाते हुए कि इंसान उसके विकास के लिए सिर्फ एक खाना है। हार मानने का नाटक करते हुए फैंग ये कुछ देर चुप रहता है, फिर एक छोटी सी बिंदास मुस्कान के साथ ऊपर देखता है। वो शांति से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर सच में यही मानता है। उसी पल फैंग ये अपनी असली ताकत दिखाता है। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी के साथ फट पड़ता है और वो कहता है कि मॉन्स्टर सिर्फ एक कठपुतली है। वो समझाता है कि मॉन्स्टर उसके होने की सच्चाई को नहीं समझता। उसके आसपास अनगिनत लोगों के सुनहरे रूप दिखाई देते हैं जब वो बताता है कि उसने अपने घर और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ही पुनर्जन्म लिया है। वो बड़ी सुनहरी रोशनी उस काले जानवर को पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो इल्यूजन को अंदर से तोड़ देता है। आग की एक लहर उस दिमागी जगह से गुजर जाती है। उसकी ताकत एक जलती हुई आंख में दिखती है। अब इल्यूजन से आजाद होकर असली दुनिया में वापस आकर फैंग यी का रूप बदल चुका है। उसके बाल आग की तरह जल रहे हैं और उसका शरीर नीली बिजली से कड़क रहा है जब वो अपने सिस्टम को काम पर लगने को कहता है। तूफानी आसमान में तैरते हुए वो पूरी तरह से सुनहरी एनर्जी के एक बड़े हाथ के रूप से घिरा हुआ है, लड़ाई को पूरी तरह तैयार। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो बताती है कि उसने ब्रेक थ्रू के लिए जरूरी चीजें पूरी कर ली हैं और पूछती है कि क्या वो 2 स्टार स्पिरिट क्रिएशन रेल में आगे बढ़ना चाहता है। फॉन्ग यी ने अपना 2 स्टार स्पिरिट क्रिएशन रेल में ब्रेक थ्रू एक्सेप्ट किया। उसने खुद को एनोमलीज का किंग घोषित किया और गोल्डन एनर्जी के एक एक्सप्लोजन में आगे बढ़ा। फॉन्ग यी को एहसास हुआ कि एनोमली किंग की वजह से वो एक नई समझ तक पहुंच गया है। अपनी इमेंस पावर को चैनल करते हुए उसने अपने नए रूप में एक डेविस्टेटिंग स्लैश किया। गोल्डन फ्लेम लाइक बालों और अपने चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग क्रैकलिंग के साथ उसने घोषणा की कि उसका पुनर्जन्म दुनिया की किस्मत बदलने के लिए हुआ है और वो चोजन एवेंजर है। रियल वर्ल्ड में वापस एनोमली किंग हंसा फॉन्ग यी का मजाक उड़ाते हुए कि वो सिर्फ 2 स्टार कल्टीवेटर है। अनफेज्ड फॉन्ग यी एक्शन में कूद पड़ा, मॉन्स्टर के अगले अटैक के लिए तैयार था। उसने शैडोवी क्रीचर के एक पावरफुल ब्लो को चतुराई से डॉज किया। एनोमली किंग उसके ऊपर मंडराता रहा, उसका डार्क रूप पूरे आसमान को भरता हुआ उसे बता रहा था कि वो बच नहीं सकता और उसका भोजन बन जाएगा। लेकिन मॉन्स्टर का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इसके विपरीत फैंग यी ने एक कॉन्फिडेंस स्माइल दिखाया, जानकर कि उसकी योजना काम कर रही है। अचानक एनोमली किंग के अंदर से ब्लू थंडर एनर्जी फूट पड़ी। मॉन्स्टर दर्द से तड़पा, उस बदबूदार इंसान पर चिल्लाया जिसने उसे दर्द दिया था और हैरान था कि ये अजीब बॉडी क्या है। अपनी पावर के पीक पर होने के साथ फैंग यी ने अपनी फाइनल मूव की तैयारी की, घोषणा की कि वो मॉन्स्टर को सील कर देगा। उसने अपनी टेक्निक द 9 ड्रैगन स्काई फायर को पुकारा ताकि सारी बुराई को खत्म कर दे। उसकी फायरी ऑरा से 9 बड़े फायर ड्रैगन्स निकले और एनोमली किंग के कोर पर मिल गए। मॉन्स्टर चिल्लाया, एहसास करते हुए कि ये पावर एक 1 स्टार कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा बड़ी है। अटैक एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ लाइट में खत्म हुआ जिसने पूरे सिटी स्काई को भर दिया। जमीन पर मौजूद पायनियर्स हैरानी से देखते रहे जब फैंग यी ने एनोमली को हटा दिया। एनोमली किंग दर्द की एक आखिरी चीख मारता है जब उसकी एसेंस फैंग यी की पावर से नष्ट हो गई। एनोमली किंग की आखिरी पावर आसमान से गायब हो गई, एक साफ नीला दिन छोड़ गई। ऊंचाई पर पर्पल एनर्जी का एक बड़ा वॉर्टेक्स डार्क एट्रीब्यूट का आखिरी हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया। फॉन्ग यी अपने नॉर्मल रूप में वापस, लेकिन अभी भी अपनी चमकती हुई स्वॉर्ड पकड़े हुए खड़ा था जब घूमती हुई पर्पल एनर्जी उसके सामने एक स्फीयर में खिंच गई। वो शांत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने अपना लिमिटलेस डार्क वर्ल्ड बनाया, एक वॉर्टेक्स जो बैटल से बचे हुए सारे केओटिक एनर्जी को खींच लेता है। सड़कों पर जिंदा बचे हुए पायनियर्स और सोल्जर्स शांत आसमान को हैरानी से देखते हैं। उनमें से एक सोचता है कि क्या ये बुरा सपना आखिर खत्म हो गया है, जबकि दूसरा कंफर्म करता है कि बैटल खत्म हो चुका है। एक मिलिट्री व्हीकल के ऊपर जोलन का सर्वाइवर से बड़ी तालियों से स्वागत किया गया। वो सेलिब्रेट करते हैं कि सिटी बच गई है और वो जिंदा बच गए हैं। सुबह होने पर जोलन का ब्लॉन्ड सबऑर्डिनेट पूछता है कि क्या वो फॉन्ग यी को ढूंढने जा रही है। वो उगते हुए सूरज की तरफ एक कोमल मुस्कान के साथ देखती है, समझाते हुए कि अब उनके अपने ड्यूटीज हैं। वो बताती है कि उनका काम लोगों की जिंदगी को नॉर्मल करने और सिटी को रिस्टोर करने में मदद करना है। उनके नीचे सर्वाइवर्स सुबह की रोशनी में गले मिलते हैं, रोते हैं और चीयर करते हैं। मीलों दूर स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन स्टाफ सेलिब्रेट करता है। वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने एनोमली किंग को रोकने में मदद की। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो एक बुरे सपने से जागे हैं। वो एक खिड़की के पास खड़े होकर सोचते हैं। उन्हें राहत है कि फैंग यी आया और किंग को हराया, सोचते हुए कि उसके बिना वो सिटी के गिरने का शर्म उठाते। किसी और जगह सू चिंगी और एसोसिएशन सुपीरियर देखते हैं जब पैरामेडिक्स इंजर्ड पायनियर्स को ले जाते हैं। सू चिंगी पूछती है कि क्या पायनियर्स अभी भी जिंदा हैं। सुपीरियर उसे आश्वासन देने वाला हाथ उसके कंधे पर रखता है, कंफर्म करते हुए कि उनके मेडिकल सेंटर्स नष्ट नहीं हुए हैं और उनका इलाज हो सकता है। सू चिंगी जानती है कि फैंग यी के बिना उन्हें इलाज करने का कोई मौका नहीं मिलता। वो उसकी असली पहचान और इनक्रेडिबल पावर के बारे में सोचती है। हमेशा वो करता है जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। सुपीरियर सहमत होता है, कहते हुए कि जो इवेंट उन्होंने देखा वो साफ करता है कि फैंग यी 2 स्टार स्पिरिट क्रिएशन रैंक तक पहुंच गया है। वो श्योर है कि हेडक्वार्टर्स अब एक्शन लेगा और कोई और उससे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सू जिंग सोचती है कि फैंग यी कितना बड़ा हो गया है। उसने कभी सोचा था कि वो उससे कम्पीट कर सकती है, लेकिन अब वो उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ गया है। वो यह नतीजा निकालती है कि वो पूरे शिया नेशन में एक टॉप जीनियस है। सुपीरियर उस गोल्डन लाइट और फायर ड्रैगन्स को याद करता है जिसने एनोमली को सील किया, एक इवेंट जो सबने देखा था। वो जानता है कि ये बहुत सारी चर्चा पैदा करेगा और फैसला करता है कि उन्हें जल्दी से एक्शन लेना होगा। एक कंफ्यूज सू चिंगी पूछती है कि उसका क्या मतलब है। सुपीरियर फैंग यी के लिए एक नया टाइटल द सीलर सजेस्ट करता है, सोचते हुए कि ये एक फिटिंग नाम है। उस बड़ी बैटल के बाद लिन यी और रेड हेड लीडर बर्बाद सड़कों पर दौड़ते हैं। यी अपने दोस्त को रुकने के लिए बुलाती है,
घबराई हुई यी पूछती है कि उसका कजन कहाँ हो सकता है, जबकि रेड हेड लीडर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अचानक यी को दूर कुछ दिखाई देता है। उसका एक्सप्रेशन राहत में बदल जाता है और आंखों में आंसुओं के साथ वो खुशी से अपने कजन का नाम पुकारती है। उसने फांग यी को ढूंढ लिया है, जो शांति से मलबे में अपनी स्वॉर्ड पकड़े खड़ा है। फांग यी पूछता है कि वो उसे ढूंढने क्यों आए। यी उसकी तरफ दौड़ती है, पूछती है कि क्या वो बैटल के बाद ठीक है। वो उसे बताती है कि उसे पता था कि उसे उनकी जरूरत होगी, लेकिन फांग यी चुप है, थका हुआ लगता है। वो आखिर में उसे बताता है कि वो ठीक है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। फिर वो सपोर्ट के लिए अपने कजन और रेड हेड लीडर दोनों को अपनी बाहों में ले लेता है। अंदरूनी रूप से वो सोचता है कि ये फाइट कितनी मुश्किल थी। मानता है कि उसने अपने रीसेंट ब्रेक थ्रू की सारी एनर्जी फाइनल अटैक के लिए इस्तेमाल कर दी। उसे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि वो उसकी चिंता कर रहे हैं। ये सुनकर लिन यी को अचानक कुछ दिखाई देता है। वो शॉक में चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वो सच में 2 स्टार स्पिरिट क्रिएशन रेल में ब्रेक हो गया है। वो उसकी तेज एडवांसमेंट और इनक्रेडिबल टैलेंट से हैरान है, जबकि रेड हेड लीडर भी हैरान है कि बिग शॉट ने फिर से ब्रेक थ्रू किया है। इसी दौरान बैटल की खबर फैल चुकी है। ऑनलाइन फोरम्स उस आदमी के बारे में बातों से भरे हुए हैं जिसने सिटी को बचाया, वो पायनियर जिसे अब वो द सीलर कहते हैं। लोग हैरान हैं कि ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है। पूछते हैं कि क्या वो भगवान है, क्योंकि उसने अनोमली किंग को एक स्लैश ने हरा दिया जब एसोसिएशन और मिलिट्री नहीं कर पाए। वो गेस करते हैं कि वो किसी हिडन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकता है, जिया नेशन का सीक्रेट वेपन। किसी और जगह जांगलू का रेड हेड फ्रेंड कंप्यूटर स्क्रीन पर इशारा करता है। श्योर है कि वीडियो में जो पर्सन है वो वही है जिसने जांगलू को हराया था। जांगलू फुटेज को एक्साइटमेंट से भरा हुआ देखता है। वो घोषणा करता है कि उसे गर्व है कि वो इतने पावरफुल इंसान से हारा। वो अपनी चेयर से कूद पड़ता है, घोषणा करते हुए कि वो इस आदमी को ढूंढने जा रहा है और उसे अपना स्टूडेंट बनने के लिए पूछेगा। लेकिन उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि ऐसा ना करे, सजेस्ट करते हुए कि बहुत सारे लोग अभी उसे ढूंढ रहे होंगे। सीन ग्रेट शाह कैपिटल सिटी में बदलता है। एक डार्क सीक्रेट रूम में शैडोवी फिगर्स रीसेंट इवेंट्स पर चर्चा करने के लिए एक चमकती हुई टेबल के चारों तरफ जमा होते हैं। एक आदमी आम तरीके से धूम्रपान करते हुए कहता है कि उसे निराशा हुई कि वो डिजास्टर में मिलिट्री और एसोसिएशन को एक दूसरे को नष्ट करते हुए नहीं देख पाया। दूसरा मेंबर सजेस्ट करता है कि वो इस नए पावरफुल फिगर से निपटने के लिए एक पॉन या असैसिन ढूंढे, लेकिन एक मिस्टीरियस औरत लंबे तेज नाखूनों के साथ इस आइडिया को खारिज कर देती है। वो कहती है कि ऐसा सिंपल अप्रोच सो कॉल्ड चोजन वन और सेवियर ऑफ द वर्ल्ड के काबिल नहीं है। वो फोंग यी की एक फोटो उठाती है, उसके नए टाइटल द सीलर पर हंसी उड़ाती है। एक तेज गति से वो फोंग यी के गले पर एक तेज नाखून से फोटो को चीर देती है। वो शांति से कहती है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही उसकी हथेली में फोटो पर्पल फ्लेम में फूट जाती है, वो घोषणा करती है कि जो भी उनके रास्ते में आएगा वो नष्ट हो जाएगा। जब वो बोलती है, पर्पल फ्लेम्स धमकी भरी आंखों का रूप ले लेती हैं, उनका थ्रेट बनाते हुए। हमारा हीरो अपने अपार्टमेंट में आराम से बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और बाहर से किसी ने पूछा, क्या फैंग या अंदर है? ये आवाज सुनकर हमारा हीरो गया और दरवाजा खोला। बाहर सू किंग और ऑर्गेनाइजेशन से एक सीनियर खड़े थे। सीनियर ने हीरो को देखते ही इज्जत से कहा, सर क्लास अनोमली के इस इन्वेजन में हमसे एक बड़ी गलती हो गई। अगर आप ना होते तो नुकसान बहुत बड़ा और उल्टा हो सकता था। उन्होंने आगे कहा, स्पिरिचुअल एसोसिएशन की तरफ से हम आपको पूरे दिल से शुक्रिया करते हैं। ये सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराया और बोला, वेलकम है, प्लीज अंदर आइए और बात करते हैं। अंदर आने के बाद सीनियर टेबल पर बैठ गए और लिन यी सबको पानी देने लगी। सीनियर हीरो के घर को देखते हुए मन ही मन में सोचा, तो एक महान शक्ति का घर ऐसा दिखता है। ये मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इन्हें एक बेहतर घर दिया जाए। फिर सीरियस होते हुए उन्होंने हीरो से कहा, एक्चुअली स्पिरिचुअल एसोसिएशन ने हमें इस बार किसी और काम से भेजा है। हम आपकी परमिशन चाहते हैं। हम आपको द सीलर ऑफ बरियल्स का टाइटल प्रमोट करना चाहते हैं। ये सुनकर हमारा हीरो ने उन्हें आगे बोलने को कहा। सीनियर ने समझाना शुरू किया, अभी जिया नेशन की हर सिटी में अपने पावरफुल पायोनियर्स हैं। वो पायोनियर कम्युनिटी में फेमस हैं और ये एस क्लास अनोमली अब तक की सबसे खतरनाक डिजास्टर है। हम द सीलर ऑफ बरियल्स नाम को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि थाई सिटी को स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के बाद एक मेजर स्ट्रेटेजिक सिटी बनाया जा सके। इस एस क्लास डिजास्टर के बाद हमें लगता है कि हमारी सिटी को एक जाना माना पावरफुल पायोनियर लीडर चाहिए जो कैप्टन बन सके। तभी सू किंग भी बोली, फ्यूचर में सेलेस्टियल और अर्थली अनोमलीज और ज्यादा होंगे और इन्वेजन बढ़ती जाएगी। हम दोबारा ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ सकते जहां सिटी लगभग छोड़ दी गई थी। ये सुनकर हमारा हीरो सीरियस हो गया और पूछा, अबैंडन्ड सिटी? सू किंग ने उदासी से जवाब दिया, हाँ वही, पर सच बताऊं तो लगभग वैसा ही था। अगर आप नहीं होते तो इस सिटी में सब मर चुके होते, बस मरने का तरीका अलग होता। ये सुनकर पीछे से लिन यी ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई। लगता है मैं अब तक रियलाइज नहीं कर पाई कि स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल के बाद ये दुनिया कितनी जालिम हो चुकी है। हमारा हीरो भी बोला, चलो इतना पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। फिर वो सोचने लगा, स्पिरिचुअल रिवाइवल से पहले जिस थाई सिटी में मैं रहता था वो जिया नेशन की मेजर प्रोविंशियल कैपिटल्स में से एक थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक डेप्थ या डेवलपमेंट में वो टॉप 3 में नहीं आती थी। 100 से ज्यादा सिटीज में टॉप 3 थे कैपिटल डिवाइन सिटी, टियन सिटी और कांग सिटी। उनके अलावा हाई सिटी, युआन सिटी और चुआन सिटी भी थे। तो थाई सिटी के लिए ये डिजास्टर एक मौका भी हो सकता है। सीनियर ने आगे बताया,
अब हर सिटी ने पायोनियर्स की संख्या और ताकत रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी लोकल फोर्सेस को डेवलप कर सकें। पायोनियर्स जितने स्ट्रांग होंगे, सिटी की रेटिंग उतनी हाई होगी और रिसोर्सेज का सपोर्ट उतना ज्यादा मिलेगा। बहुत सारे इंडिपेंडेंट पायोनियर्स भी अब लोकल स्पिरिचुअल एसोसिएशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम सबको, चाहे वो पायोनियर्स हो या आम लोग, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स, एक दिखने वाली उम्मीद, इवोल्यूशन के रास्ते पर एक गाइडिंग लाइट चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल एसोसिएशन आपकी पहचान सीक्रेट रखेगी, बस एक मिस्ट्री बनाए रखेंगे, आधा सच आधा अनुमान, लोगों को स्पेक्यूलेट और इमेजिन करने देंगे। ये सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराया और बोला, पूरी तरह से दिखाने से ज्यादा थोड़ा मिस्ट्री रखना ज्यादा अक्लमंदी है। तभी लिन यी ने जोश से कहा, सही बात है, कभी कभी इंसान की इमेजिनेशन रियलिटी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। हमारा हीरो ने फिर कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये मेरे और मेरे आसपास के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा कोऑपरेशन अच्छा रहेगा। ये कहते हुए उसने सीनियर की तरफ हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए। ये देखते ही सीनियर ने तुरंत अपना हाथ आगे किया, उसे मजबूती से हिलाया और बोला, हैप्पी कोऑपरेशन, सीलर ऑफ बरियल्स। इसके बाद थाई सिटी स्पिरिचुअल एसोसिएशन और मिलिट्री के मजबूत कोऑपरेशन के साथ हैरत अंगेज स्पीड से नॉर्मल होने लगी। सिटी का रिकंस्ट्रक्शन और रेस्क्यू वर्क एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता रहा। इस डिजास्टर ने हर जगह ऑर्डर को रिस्टोर करने की स्पीड को तेज कर दिया और दुनिया वापस सही रास्ते पर आने लगी। कहानी फिर डिवाइन सिटी में स्पिरिचुअल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की तरफ बदल गई, जहां लोग अपने काम में बिजी थे। उनमें से एक इंसान बोला, द सीलर ऑफ ब्यूरियल्स, वो पायोनियर जिसने थाई सिटी में एस क्लास अनोमली को सॉल्व किया था। लेटेस्ट रजिस्टर्ड पायोनियर्स के बैच में वो सबसे ज्यादा चर्चित है। उसके बगल वाले इंसान ने जवाब दिया, उसके पास हाई लेवल यांग एट्रीब्यूट है जो डार्क एट्रीब्यूट के ऑपोजिट है। वो बेसिकली भगवान का फेवर्ड वन है। फिर पहले इंसान ने मॉनिटर की तरफ इशारा किया और बोला, बस इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, थाई सिटी से अपलोड किए गए डेटा के मुताबिक उसके पास एक से ज्यादा हाई लेवल एट्रीब्यूट्स हैं। वो हेवनली फायर स्लैश जो ऑनलाइन वायरल हुआ था, वो उसकी हाई लेवल फायर एट्रीब्यूट थी, और मिलिट्री द्वारा डेजिग्नेट किया गया हाई लेवल लाइटनिंग एट्रीब्यूट टायरेंट वो भी वही है। ये सुनकर दूसरा इंसान पूरी तरह से शॉक हो गया और बोला, ये क्या बकवास है। पहले इंसान ने आगे बोला, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी मिस्टीरियस है। इससे पहले कि वो आगे बोलते, पीछे से एक लड़की आई और टोकते हुए पूछा, क्या तुम दोनों सीलर ऑफ ब्यूरियल्स के बारे में बात कर रहे हो? फिर वो सीधे मॉनिटर के पास गई और कुछ सर्च करने लगी। उसका एक्शन देखकर दोनों आदमी पीछे हट गए और वो सर्च करते हुए बोली, और पायोनियर्स अब उठते जा रहे हैं। इतनी बढ़ती फेम के बावजूद बहुत से लोग होंगे जिन्हें अब भी उसकी ताकत पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद उसे देखा नहीं है। मुझे भी उसकी असली ताकत को सामने से देखना है। द सीलर ऑफ ब्यूरियल्स, हो सकता है हम बहुत जल्द मिलें। इसके बाद कहानी बदल गई कैंग सिटी में एक लाइब्रेरी की तरफ, जहां हमने चू किंगली को अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करते हुए देखा। उसके बगल में खड़ा एक लड़का पास आया, उसको हेलो बोला और पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसकी आवाज सुनकर चू किंगली ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया, उसकी तरफ मुड़ा और रूडली कहा, नहीं, ये लाइब्रेरी है, तुम यहाँ किसी को परेशान नहीं कर सकते। लड़का शर्मिंदा होकर चुपचाप चला गया। चू किंगली ने अपना लैपटॉप फिर से खोला और खुद से बड़ी बड़ी बातें करने लगी। ये लोग कितने बोरिंग हैं, दुनिया में हो रहे बदलावों से बिल्कुल अनजान। फिर वो सोचने लगी, मैं कैंग सिटी में कई दिन से हूँ, पर इतनी चीजें होंगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे स्पिरिचुअल पावर मिल गई और मैं गोस्ट आर्टिसन रेल्म की पायोनियर बन गई। 1 स्टार। जो लोग पायोनियर बन सकते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और मैं चुनी हुई आम लोगों में से एक हूँ। वो अनोमली से कैसे लड़ सकते हैं, खासकर जब वाइल्ड काइंड्स के लोगों की बात आती है, वो क्या ही कर सकते हैं। पास्ट के बारे में सोचते हुए उसने याद किया कि मिलिट्री की लड़की ने जो हीरो के साथ आई थी, उसने कैसे उसकी इंसल्ट की थी। इस मेमोरी ने उसे गुस्सा दिला दिया। फिर उसने हमारे हीरो के बारे में सोचा। जिस तरह से वो पहले था, शायद वो अब तक उन बैट्स द्वारा खून चूस चुका होगा। उसने सोचा, मैंने उसे कितना गलत जज किया, ये सोचकर कि उसके जैसा जीनियस उस बेकार आदमी से मिलता जुलता था। अपने लैपटॉप स्क्रीन पर सीलर की इमेज को देखते हुए उसने आगे सोचा, ये सीलर ऑफ ब्यूरियल्स उससे हजारों गुना बेहतर है। सिर्फ ऐसा पावरफुल और हैंडसम पायोनियर ही मेरे लायक हो सकता है। इसके बाद कहानी वापस हमारे हीरो की तरफ बदली, जो लिन याई के साथ हाथ में एक कागज लिए घर ढूंढ रहा था। उसने कहा, आज हम अच्छी तरह से आराम करेंगे, हमारा गोल कुछ घर देखना है। लिन याई ने क्यूरियोसिटी से पूछा, लेकिन भाई, क्या आज ट्रेनिंग ना करना ठीक है? हमारा हीरो ने शांति से जवाब दिया, आराम का दिन मुश्किल से मिलता है, काम और आराम में बैलेंस होना जरूरी है। स्पिरिचुअल एसोसिएशन का प्रपोजल सच में सही है। अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने के अलावा हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने में भी टाइम लगाना चाहिए। ये सुनकर लिन ही खुशी से मुस्कुराई और जोश में बोली, हाँ, कैप्टन सू ने भी यही कहा था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कैप्टन सू के पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं। ऐसे हाई एंड घर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खरीद पाऊंगी। और कैप्टन सू ने कहा, हम कैजुअली 2 चूज कर सकते हैं, मुझे भी एक मिलेगा। हमारा हीरो हंसा और बोला, तो क्या हुआ, आखिरकार ये स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल का जमाना है। हर कोई जानता है कि एक स्ट्रॉन्ग पायनियर की क्या वैल्यू है, कोई घर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लिन ये अभी भी जोश में डूबी हुई थी। उसने कहा, फिर भी ये सब मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे कमाना और ट्रेनिंग रिसोर्सेज इकट्ठा करना ही काफी होगा। तभी दोनों को अचानक कुछ अजीब सी स्मेल आई। लिन यी ने हवा को सूंघा और पूछा, भाई, क्या आपको कुछ गंदी स्मेल आ रही है? हमारा हीरो हल्का सा चौंक गया और जवाब दिया,
ये सीवर के पानी की वापस आने जैसी स्मेल है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मैं थाई सिटी में इतने सालों से रही हूँ और कभी ऐसी स्मेल नहीं आई। लिन जी ने हैरानी से कहा, कहीं किसी मेंटेनेंस वर्कर ने गलती से सीवर पाइप तो नहीं तोड़ दिया। लेकिन हमारे हीरो ने तुरंत कहा, नहीं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसी पल कई लोग दिखे, हर एक के हाथ में हथियार था। उनमें से एक मुस्कुराया और बोला, यो तो तुम हो द सीलर ऑफ ब्यूरियल्स। दूसरे ने नाक चढ़ाकर हवा में एक घिनौनी बदबू छोड़ दी और कहा, मेरी टॉक्सिन की रेंज में आने के बाद ही रियलाइज किया, जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुम बस ओवर हाइप्ड प्रिटी बॉय हो, बिना किसी असल ताकत के। थाई सिटी सच में कूड़ा से भरी है। ये सोचकर कि इन्होंने तुम्हारे जैसे आदमी को कैप्टन बना दिया, तीनों ने एक साथ आगे बढ़कर हमारे हीरो और लिन यी पर हमला कर दिया। हम यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। उनमें से एक चिल्लाया, जल्दी से वो सारे फायदे दे दो जो तुम्हें मिले हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े, लिन यी ने जल्दी से एनर्जी टाइप अटैक बनाई और उनमें से एक पर लॉन्च कर दी, लेकिन उस आदमी ने उसे आसानी से डॉज किया और उसके पास आकर तेज से वार किया। लिन यी ने तुरंत रिएक्ट किया, ठीक टाइम पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली ताकि ब्लो को ब्लॉक कर सके। इस दौरान दूसरा अटैकर पहले ही हमारे हीरो की तरफ लपक चुका था। ये देखकर लिन याई घबरा गई और चिल्लाई, नहीं भाई, सावधान रहना, वो सब भी स्पिरिट क्रिएशन रैंक पर है। लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने अपना हथियार हमारे हीरो पर चलाया, उसने उसे अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया और एक मेटालिक क्रैक के साथ उसे पूरी तरह से कुचल दिया। अटैकर की आंखें हैरान रह गईं, वो शॉक में फ्रीज हो गया। इससे पहले कि वो और रिएक्ट कर पाता, उसे अचानक जलने वाली गर्मी का एहसास हुआ, क्योंकि हमारे हीरो ने पहले ही अपनी हथेली में तेज आग की एनर्जी बना ली थी। उनकी तरफ सीधा देखते हुए हमारे हीरो की ठंडी आवाज गूंजी, कौन सा गंदा कूड़ा दिन दहाड़े मुझे लूटने की हिम्मत करता है। जैसे ही उनमें से एक हमारे हीरो पर हमला करने आगे आता है, हमारा हीरो तुरंत एक फायर पंच उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वो गैंगस्टर दूर तक हवा में उड़ता हुआ अपने साथी के बगल में गिरता है। और उसका साथी, वो जो गंदी बदबू छोड़ रहा था, ये देखकर हल्का सा शॉक हो जाता है, ये सोचते हुए ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर वो गुस्से से हमारे हीरो की तरफ देखता है और कहता है, ये प्रिटी बॉय जरूर मेरी स्पिरिचुअल पावर ट्रेट इन्फ्यूज्ड यूनिवर्सल पेनिट्रेटिंग पोशन से हिट हुआ है। और ये कहकर वो अपने हाथ में यूनिवर्सल पेनिट्रेटिंग पोशन डिवाइस को एक्टिवेट करने लगता है। जिस न्यूट्रिशनल डिवाइस को वो पकड़े हुए हैं, उसका नाम यूनिवर्सल पेनिट्रेटिंग पोशन है और इसे एक वुड एट्रीब्यूट म्यूटेटेड पैरालाइसिस एट्रीब्यूट पायनियर ने अपनी कल्टीवेशन के दौरान जमा किए गए स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया था, जिसे रिफाइन और एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर स्पेशल ब्लैक मार्केट मेडिसिनल पाउडर के साथ मिला दिया गया। एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक ये ओपोनेंट की स्पिरिचुअल पावर शील्ड को पेनिट्रेट कर सकता है। हालांकि इसका असरदार शॉर्ट लास्टिंग और वीक पैरालाइजिंग इफेक्ट होता है। एक डुएल में छोटी बातें ही जीत और हार डिसाइड करती हैं। कमजोरी कुछ खास रीजंस की वजह से इसमें एक ऐसी बदबू होती है जिसे हटाना इम्पॉसिबल है। जैसे ही उसका पार्टनर जो बगल में खड़ा है ये देखता है, वो कहता है, हम पहले लापरवाह थे, हम दोनों स्पिरिट क्रिएशन रेल्म में हैं, हम तुझसे बच्चे क्यों डरने लगे, अब भागने की सोचना भी मत। ये सुनकर हमारा हीरो जवाब देता है, एक म्यूटेटेड अर्थ एट्रीब्यूट और एक म्यूटेटेड वुड एट्रीब्यूट। और फिर वो सोचने लगता है, ये अजीब नीच ट्रिक्स सच में उन लोगों के स्टाइल से मैच करती हैं जो टेढ़े गलत रास्ते पर चलते हैं। एक नॉर्मल स्पिरिचुअल शील्ड शायद सच में उसके जैसे पायनियर द्वारा पेनिट्रेट हो जाए। बुरा हुआ उनके लिए, ये मेरे सामने बेकार है। इस दौरान दूसरी तरफ एक तीसरा गैंगस्टर लिन यी से लड़ रहा है। वो अपने हाथ में हथियार लेकर लिन यी पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन लिन यी उसे उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से किक करती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उस पर हमला करने के बाद वो वापस हमारे हीरो की तरफ दौड़ती है और हमारा हीरो उन गैंगस्टर से कहता है, मैं बड़ा सीन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरी हर दिन की जिंदगी को ऐसे डिस्टर्ब करना सच में मुश्किल है। फिर वो लिंग यी को थोड़ा पीछे हटने को कहता है और अपनी यांग पावर को एक्टिवेट करता है। जिस पल वो अपनी यांग पावर को एक्टिवेट करता है, एक पावरफुल फ्लेम टाइप एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे वहां मौजूद तीनों गैंगस्टर्स दर्द से जलने लगते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, तो यह है एक सीलर की ताकत। वो तेज गर्मी में जल रहे थे और दर्द की वजह से वो चीखने लगे कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी सू किंग वहां दौड़ते हुए आती है और चिल्लाकर पूछती है, क्या वो मर गए? अगर वो अभी भी जिंदा है तो उन्हें छोड़ दो। पीछे से आवाज सुनकर हमारा हीरो रुक जाता है और जिस पल वो रुकता है, तीनों गैंगस्टर्स बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर सू किंग समझाती है, ये लोग स्पिरिट एसोसिएशन द्वारा नजदीकी से मॉनिटर किए जा रहे मेन टारगेट्स हैं। स्पिरिट एसोसिएशन ने प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सभी पायनियर्स को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, खासकर इन जैसे लोगों को। ये सुनकर हमारा हीरो उन गैंगस्टर्स की तरफ देखता है और कहता है, मुझे डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, अगली बार अगर तुमने मुझे फिर से प्रमोट करने की हिम्मत की तो इतना सिंपल नहीं होगा। सू किंग उन तीनों की तरफ देखती है और गुस्से से कहती है, तुम तीनों बहुत लकी हो कि अभी भी जिंदा हो। जल्दी ही एक एम्बुलेंस आती है और उन्हें ले जाने लगती है। उन्हें देखते हुए सू किंग आगे बोलती रहती है, अगर ये 2 दिन पहले हुआ होता तो स्पिरिट एसोसिएशन इंटरनल पायनियर कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करती। अगर तुम मर भी जाते तो तुम्हारी अपनी गलती होती। सीलर ने तुम्हारी जान सिर्फ स्पिरिट एसोसिएशन के लिए छोड़ दी। वो गुस्से से आगे कहती है, ये सबक काफी नहीं है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर वो मन ही मन में सोचती है, बेवकूफ सुअर का झुंड, ये किस तरह के लोग हैं? उनमें से किसी ने हिम्मत कैसे की स्पिरिट एसोसिएशन द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए नंबर 1 पायनियर को प्रोवोक करने की? क्या हमारी पब्लिसिटी अभी भी बहुत कम है? जो भी हो, ऐसे स्ट्रॉन्ग पायनियर्स को पालन पोषण करना और उनके ग्रोथ में रिसोर्सेज लगाना स्पिरिट एसोसिएशन को करना ही है। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि बेकार गड़बड़ करने वाले फांग यी के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप को खराब कर दें। फिर वो मुस्कुराती है और कहती है, चलो तुम दोनों, मैं तुम्हें एक नया विला और एक नई कार चूज करवाऊंगी। और मन ही मन में सोचती है, इस बार एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। इसके बाद सू किंग हमारे हीरो को प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करती है, सब कुछ समझाते हुए, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो स्पिरिट एसोसिएशन ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की है। ये वाली सिटी सेंटर में टॉप फ्लोर लग्जरी फ्लैट है, बेस्ट व्यू के साथ, पूरी तरह से इक्विप्ड और लाइफ के लिए बहुत कन्वीनियंट।
दूसरी एक हाईली प्राइवेट 3 स्टोरी विला है जो पहाड़ों और पानी से घिरी हुई है, कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट। दोनों में प्रीमियम इंटीरियर्स हैं, तुम्हें रेनोवेशन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, तुम सीधे अंदर जा सकते हो। प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी थी तो हमारा हीरो दोनों प्रॉपर्टीज को चूज कर लेता है। फिर सू किंग उन्हें कार शोरूम ले जाती है और कार्स दिखाना शुरू करती है। जब वो अंदर कार्स देख रहे होते हैं तो खिड़की के बाहर कुछ लोग उस पर नजर डालते हैं और कानाफूसी करते हैं। वो लड़का कुछ और ही है, हालांकि वो आम दिखने में है, उसकी प्रेजेंस को नकारा नहीं जा सकता। मैंने उसे तुरंत नोटिस कर लिया। पता नहीं वो किस अमीर फैमिली से है, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कार खरीद रहा है। इन लोगों में हम वो लड़की देखते हैं जिसने एक बार हमारे हीरो के साथ बुरा बिहेव किया था। उसे देखकर वो सोचती है, क्या वो किनली का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, वही जिसे मिलिट्री से और प्रिंसिपल ने खुद वेलकम किया था। फिर वो जल्दी से एक फोटो क्लिक करती है और चू किंगली को भेज देती है। फोटो देखकर चू किंगली कहती है, तो मैं क्या करूं, वो कार खरीद रहा है। फिर वो सोचती है, कार खरीद रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आया। लगता है थाई सिटी में रीसेंट डिजास्टर ने उसे सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि इसे किस्मत भी मिल गई और वो किसी का प्रिटी बॉय बन गया। बुरा हुआ हमारे बीच का गैप इतना आसान नहीं कि तुम इसे इतनी आसानी से क्रॉस कर सको। वो पहले था, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। एक बार जब मैं पायनियर रैंक्स के पीक पर पहुंच जाऊंगी तो ये मटेरियल चीजें बेकार हो जाएंगी। बेकार कूड़ा, बेवकूफ। इसके बाद हमारा हीरो अपना सारा सामान ले जाता है और अपने नए विला में आता है। लिन याई भी उसके साथ है। नए घर को देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अंदर दौड़ती है। इंटीरियर को देखकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और हमारा हीरो कहता है, अच्छा है, अपनी लार पोंछ लो, सिटी सेंटर में एक और भी है, तुम दोनों के बीच में स्विच करके रह सकती हो। फिर लिनी ऊपर चली जाती है और हमारा हीरो सोचता है, आखिरकार वो अब एक बच्ची जैसी लगती है, आखिरकार वो छोटे बड़े जैसी नहीं लग रही। मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ तक कि जब तक मैंने रीइंकार्नेट किया मैं उससे कभी नहीं मिला था। वो भी एक भरोसेमंद पायनियर जरूर होगी। तभी उसे गैलन का कॉल आता है। वो पिक करता है और पूछता है, क्या हुआ। गैलन कहती है, आपको प्रमोशन की बधाई कैप्टन फैंग। मैंने सुना है कि स्पिरिट एसोसिएशन ने हालिया में आपको 2 घर दिए हैं, उनका स्टाइल अभी भी वैसा ही है। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये आदत बुरी नहीं है, वो इसे रख सकते हैं। फिर गैलन आगे कहती है, आपको उनके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके जैसे पावरफुल इंसान को इन दुनिया की चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त इससे बेहतर रिवॉर्ड कुछ नहीं है। कुछ टाइम में स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल से पैदा हुए स्पिरिचुअल फ्रूट्स तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एक बैच भेजूंगी ट्राई करने के लिए। आम लोगों और पायनियर्स के बीच का गैप पावर होने और पावर ना होने का अंतर है और ये उनके पर्सपेक्टिव के अंतर को भी दिखाता है। लेकिन फैंग याई जैसा टॉप टियर पायनियर रेगुलर पायनियर से भी अलग है। स्टार गॉड वॉर जोन के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज भी शायद उसके लिए ज्यादा मायने ना रखते हो। फिर वो हमारे हीरो से कहती है, मेरे पास एक इंटरनल मिशन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ये सुनकर हमारा हीरो हंसता है और कहता है, तो ये तुम्हारा असली मकसद है ना, बोलो बताओ। तभी गैलन पूछती है, क्या आप कैंग सिटी में तिएनबाओ बिल्डिंग को जानते हैं। ये सुनकर हमारा हीरो हैरानी से पूछता है, क्या वो कैंग सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं है। फिर गैलन समझाती है, इसे हालिया में सील कर दिया गया था जिससे कैंग सिटी के लोगों में हलचल मच गई थी। हाँ, एक एबनॉर्मल इन्वेजन की वजह से बहुत लोग वहाँ मर गए थे। अब वो असली मायने में गोस्ट बिल्डिंग बन चुका है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। कांग सिटी जो कभी अपनी चमक और रौनक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, अब वहाँ का नजारा बिल्कुल बदल चुका है और हर तरफ डर का माहौल है। इस शहर की सबसे ऊंची और फेमस टिएनपा बिल्डिंग जो कभी यहाँ का प्राइड हुआ करती थी और जहाँ लोग दूर दूर से आते थे, अब वहाँ सिर्फ मौत और दहशत का साया है। पिछले कुछ दिनों से वहाँ जमीन के अंदर से अजीब सी वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जाग रही हो। और अब पूरी बिल्डिंग एक डार्क और स्वर्लिंग रेड और पर्पल एनर्जी के भयंकर तूफान में घिरी हुई है। ये एनर्जी देखने में ही इतनी खतरनाक और जहरीली लगती है जैसे कोई पुराना श्राप हो जो पूरे शहर को निगलना चाहता है। हालात इतने खराब हो गए और खतरा इतना बढ़ गया कि कांग सिटी स्पिरिचुअल एसोसिएशन को मजबूरी में आकर उस पूरे एरिया को सील करना पड़ा और वहाँ मिलिट्री लगा दी गई ताकि कोई भी इंसान गलती से भी उस मौत के कुएं में ना चला जाए। हमारा एमसी इस मिशन में मदद करने के लिए कांग सिटी पहुँचता है ताकि वो इस मुसीबत को रोक सके। मीटिंग पॉइंट पर पहुंचकर वो वहाँ खड़े ग्रुप को हाथ हिलाता है और कैजुअल तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करता है जैसे ये कोई मामूली बात हो। वो ग्रुप में 4 और लोग थे जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारा एमसी के दिमाग में ऑफिसर जाओलान की कही हुई बात घूम रही थी कि उसे अभी अपनी असली पहचान और पावर लेवल किसी को नहीं बताना है क्योंकि दुश्मन चौकन्ने हो सकते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एकदम सिंपल बनकर रहेगा और ज्यादा अटेंशन नहीं लेगा ताकि लोग उसे कमजोर समझें। चुपचाप खड़े होकर हमारा एमसी अपने नए टेम्पररी टीममेट्स को बारीकी से स्कैन करता है और उनके बिहेवियर को नोट करता है। वो नोटिस करता है कि ये टीम अलग अलग लोगों का मिक्स है और शायद इन्हें जल्दी में एक साथ लाया गया है। उनके कपड़े और खड़े होने का ढंग देखकर साफ पता चल रहा था कि उनमें से 2 लोग मिलिट्री से हैं जो काफी डिसिप्लिन में लग रहे थे। बाकी 2 लोग एसोसिएशन के मेंबर्स लग रहे थे जिनमें से एक ग्रे बालों वाला सीरियस सा आदमी था जिसके चेहरे पर घमंड दिख रहा था और एक छोटे पर्पल बालों वाली लड़की थी जो काफी शार्प लग रही थी। उन्होंने बताया कि ऑफिसर जाओलान ने उन्हें पहले ही ब्रीफ कर दिया है और अब वो सब मिलकर काम करेंगे। सब लोग एक आर्मर्ड गाड़ी में बैठते हैं और सील्ड बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। बाहर मौसम बहुत खराब हो चुका था और बहुत तेज बारिश हो रही थी जो माहौल को और भी मनहूस और डरावना बना
रही थी। गाड़ी के अंदर काफी टेंशन थी और कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस इंजन की आवाज और बारिश का शोर था। गाड़ी एक ब्राउन बालों वाला लड़का चला रहा था जो स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़े हुए था, और उसके बगल में एक ब्लॉन्ड लड़की बैठी थी जो काफी घबराई हुई लग रही थी और बार बार बाहर देख रही थी। वो लड़की आखिरकार वो भारी सन्नाटा तोड़ते हुए कहती है कि क्योंकि हम एक दूसरे की ताकत और एबिलिटीज को नहीं जानते, इसलिए डेंजर जोन में घुसते ही हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए। पीछे की सीट पर माहौल और भी ऑकवर्ड और ठंडा था। हमारा एमसी बिल्कुल आराम से बैठा था और अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखे हुए खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि उसके बगल में वो ग्रे बालों वाला आदमी और पर्पल बालों वाली लड़की हाथ बांधकर चुपचाप बैठे थे और उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा था कि ये टीम कितनी बिखरी हुई है और इनके बीच कोई तालमेल नहीं है और कैंग सिटी के मेंबर्स की क्वालिटी उससे काफी लो लग रही है, जो मिशन के लिए अच्छी बात नहीं थी। वो ग्रे बालों वाला आदमी हमारा एमसी को गुस्से और शक की नजरों से घूर रहा था। वो झुककर धीरे से उस पर्पल बालों वाली लड़की से फुसफुसाता है और पूछता है कि क्या ये दुबला पतला लड़का सच में वही एक्सपर्ट है जिसे सिस्टर जॉलन ने भेजा है। उसको बहुत शक हो रहा था क्योंकि हमारा एमसी देखने में किसी स्कूल स्टूडेंट जैसा लग रहा था जिसे गलती से यहाँ भेज दिया गया हो, और उसने कोई ऑफिशियल डिवाइस भी नहीं पहना था और ना ही उसकी बॉडी से कोई स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही थी। लेकिन वो पर्पल बालों वाली लड़की हमारा एमसी को एकदम शॉक और हैरानी में देख रही थी। उसके दिमाग में वो सारी अफवाहें घूमने लगी जो उसने एक लेजेंडरी फिगर के बारे में सुनी थी, जो हमेशा आग से घिरा रहता है और जिसके पास कमाल की ताकत है। वो सोचने लगी कि क्या ये वही स्टूडेंट हो सकता है जिसने अकेले ही एक नेचुरल डिजास्टर को रोक दिया था और हजारों लोगों को बचाया था। हालांकि उसकी उम्र देखकर यकीन करना मुश्किल था, पर वो लड़की अब काफी हद तक श्योर हो चुकी थी कि ये वही लेजेंडरी सीलर है जिसने किंग ऑफ एनोमलीज को सील किया था, और वो उससे काफी इंप्रेस लग रही थी। उधर स्टार गॉड वॉरजोन के ऑफिस में अचानक फोन की घंटी बजती है जो वहाँ के शांत माहौल को तोड़ देती है। जॉलन फोन उठाती है और उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि टिएनबाओ बिल्डिंग पूरी तरह गिर चुकी है और तबाह हो गई है और वहाँ का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। फोन पर आवाज आती है कि अंदर गए हुए सभी लोगों से कांटेक्ट टूट चुका है और किसी का कोई पता नहीं चल रहा, और अनोमली का लेवल बढ़कर 12,000 हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अब तक 53 लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर जॉलन का चेहरा उतर जाता है और वो परेशानी में अपना सर पकड़ लेती है। समझ जाती है कि सिचुएशन उनकी सोच से भी ज्यादा तेजी से बिगड़ रही है। फिर भी उसे हमारा एमसी पर पूरा भरोसा था कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसलिए वो कॉल काटते हुए सख्ती से कहती है कि जब मिशन उन्हें दे दिया गया है तो अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए और हमें उन पर विश्वास रखना होगा। वापस कैंग सिटी में टिएनबाओ बिल्डिंग के चारों तरफ वो डरावनी रेड और पर्पल एनर्जी घूम रही थी, जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को घेर रहा हो। आर्मर्ड गाड़ी वहाँ पहुँचती है और सब लोग बाहर निकलते हैं। बाहर जो बारिश हो रही थी वो पानी नहीं बल्कि खून जैसी लग रही थी, जो देखने में बहुत अजीब और उल्टी आने जैसी थी। हमारा एमसी सीरियस होकर आसपास देखता है और हवा को सूंघता है और समझ जाता है कि अंदर जो क्रीचर्स हैं वो उसके पिछले एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा ताकतवर और एग्रेसिव हैं। सब लोग ऊपर उस ह्यूज बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जो अब बादलों में छुपी हुई थी। बिल्डिंग की बाहर की दीवारें काली पड़ गई थी और जगह जगह बड़े बड़े धब्बे थे जो दूर से ही दिख रहे थे। हमारा एमसी उंगली से इशारा करता है और सबको एहसास होता है कि वो धब्बे असल में खून के छींटे हैं जो पूरी बिल्डिंग पर फैले हुए हैं, जैसे किसी ने बिल्डिंग को रंग दिया हो। वो पर्पल बालों वाली लड़की डरते हुए बताती है कि ये बिल्डिंग 40 फ्लोर्स की है और सिटी में सबसे ऊंची है और इसमें हजारों लोग काम करते थे। हालांकि लोगों को निकाला गया था, पर बिल्डिंग का रास्ता तंग होने की वजह से भागने में बहुत दिक्कत आई थी। हमारा एमसी समझ गया कि लॉकडाउन से पहले कुछ लोगों ने बात नहीं मानी होगी या वो फंस गए होंगे, जिसका मतलब है कि अभी भी काफी सिविलियंस अंदर मॉन्स्टर्स के बीच फंसे हुए हैं। हमारा एमसी पूछता है कि क्या अंदर वालों से कांटेक्ट करने का कोई तरीका है या कोई सिग्नल मिला है। ड्राइवर नाम में सर हिलाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जब से एनोमली शुरू हुई है अंदर से कोई खबर नहीं आई है, सब कुछ कट ऑफ हो गया है। वो बताता है कि जब वो लॉकडाउन के दूसरे दिन मदद कर रहा था तब उसने देखा कि बिल्डिंग एक डेड जोन बन चुकी थी और वहाँ से कटे हुए हाथ पैर खिड़कियों से नीचे गिर रहे थे जिन्हें मॉन्स्टर्स चबा रहे थे, और वो नजारा भुलाए नहीं भूलता। ये सुनकर हमारा एमसी गुस्से में ग्रुप की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो उन्हें फटकार लगाता है और कहता है कि जब तुम्हारा अंदर कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो ये 53 मौत का नंबर सिर्फ एक अंदाजा है जो तुमने बाहर मिले बॉडी पार्ट से लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो कैंग सिटी स्पिरिचुअल एसोसिएशन को उनकी लापरवाही और सुस्ती के लिए डांटता है कि उन्होंने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ड्राइवर डर के मारे पसीने से भीग जाता है और हकलाते हुए कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो भी मजबूर थे। हमारा एमसी सोचता है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये दुनिया खत्म होने जैसा है और बंद जगह में वो लोग मॉन्स्टर्स के लिए खाने की तरह है जिन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। बिना वक्त बर्बाद किए हमारा एमसी ऑर्डर देता है कि तुरंत बिल्डिंग के अंदर चलो, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स इंसानों को खा रहे हैं तो वो और भी स्ट्रांग होते जाएंगे और फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वो ग्रे बालों वाला आदमी हमारा एमसी का कंधा पकड़कर उसे रोक लेता है और उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भले ही हमें तुम्हारी कमांड फॉलो करने को बोला गया है, पर अंदर जाने से पहले तुम्हें अपना पूरा प्लान बताना होगा। हम ऐसे मौत के मुंह में नहीं जा सकते।
हमारा एमसी उसे ठंडी नजरों से देखता है जैसे वो कोई कीड़ा हो और पूछता है कि जब हमें अंदर के हालात ही नहीं पता तो प्लान कैसा बना सकते हैं। वो ग्रे वाला आदमी बहस करने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि हमारा एमसी के पास ट्रेनिंग नहीं है और वो ऑफिशियल मेंबर भी नहीं है, तो हम उसकी बात क्यों माने। तभी पर्पल बालों वाली लड़की गुस्से में बीच में आती है और उस आदमी को धक्का देकर चुप रहने को कहती है। वो याद दिलाती है कि हमारा एमसी को ऑफिसर जाओ लेन ने भेजा है और उन पर सवाल उठाना गलत है और अभी लड़ने का वक्त नहीं है। हमारा एमसी बिना कुछ बोले अंधेरे एंट्रेंस की तरफ चल पड़ता है और पीछे मुड़कर ठंडे शब्दों में कहता है कि जिसे नहीं आना वो यहीं रुके, मैं अकेले जाऊंगा। धीरे धीरे बाकी टीम भी डरते हुए उसके पीछे चल पड़ती है। जैसे ही ग्रुप टिएनबाओ बिल्डिंग के अंदर घुसता है, वहाँ का नजारा बिल्कुल तबाह हो चुका था, जैसे वहाँ कोई जंग हुई हो। गाड़ियाँ कुचली हुई थी, शीशे टूटे हुए थे और हर तरफ कूड़ा और मलबा फैला हुआ था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी तबाही के बावजूद वहाँ बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा था जो कानों को चुभ रहा था। अचानक छत के घने अंधेरे से एक काली परछाई नीचे की तरफ तेजी से आती है, जैसे कोई शिकारी पंछी झपट्टा मारता है। ग्रे बालों वाला आदमी कुछ महसूस करके ऊपर देखता है, पर वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या अपनी वेपन निकाल पाता, एक खौफनाक ग्रीन आंखों वाला मॉन्स्टर चीखते हुए उस पर हमला करता है। हमारा एमसी बिजली की तेजी से रिएक्ट करता है और हवा में हाथ घुमाता है और अपनी तलवार बुला लेता है, जो तुरंत भयंकर आग की लपटों से घिर जाती है और अंधेरे को रोशन कर देती है। एक झटके में वो अपनी तलवार घुमाता है और आग की एक बड़ी सी वेव उस मॉन्स्टर की तरफ भेजता है, जो गर्मी से हवा को भी जला देती है। हमारा एमसी का चेहरा बिल्कुल शांत और फोकस था, जैसे वो कोई मामूली काम कर रहा हो। वो मॉन्स्टर टेक भी नहीं पाता और 1 सेकंड के अंदर ही तलवार की रोशनी और आग से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और राख बनकर जमीन पर गिर जाता है। हमारा एमसी स्टाइल में नीचे लैंड करता है और उसकी फ्लेमिंग स्वॉर्ड अभी भी चमक रही होती है, जबकि पीछे वो मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। ये नजारा देखकर ग्रे बालों वाला आदमी और वो लड़की बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि लड़ाई शुरू होते ही खत्म भी हो गई और उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो लड़की शौक में हमारा एमसी के हाथ में उस आग वाली बड़ी सी तलवार को देखती रह जाती है और सोचती है कि इसके पास इतना पावरफुल और रेयर वेपन कहाँ से आया। उनके शौक और सवालों को इग्नोर करते हुए हमारा एमसी नीचे झुकता है और मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्से को चेक करता है ताकि दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा सके। वो उसके शरीर का एक टुकड़ा उठाकर देखता है और एनालाइज करता है कि ये मॉन्स्टर एक बर्ड और गेको का अजीब सा मिक्स लग रहा है, जो जेनेटिक म्यूटेशन जैसा है। वो गंभीर होकर कहता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी में जो हाई लेवल का म्यूटेशन हुआ है वो बताता है कि इसने बहुत सारे इंसानों को खाया है और उनकी एनर्जी से ये स्ट्रांग हुआ है। पर्पल बालों वाली लड़की जब डरते हुए उस बॉडी को पास से देखती है तो उसे एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन होता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पहचान लेती है कि ये कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक A+ ग्रेड की एनोमली थी, जो पूरे शहर को खत्म कर सकती थी। पूरी टीम ये सोचकर दहशत में आ जाती है कि हमारा एमसी ने एक ऐसे मॉन्स्टर को पलक झपकते ही मार दिया जिसे संभालने के लिए आमतौर पर एलीट पायोनियर्स की पूरी टीम लगती है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं।